Good morning everyone. This is Dr. Supriya Sonalika, Department of Political Science, YSNM College. Dear students, आज का जो हमारा क्लास है वो पीजी सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स के लिए है और पीजी सेमेस्टर 4 के कोर्स का जो पेपर 15 है जिसका कोड CCPOL 402 ग्रुप बी है, कंटेम्पररी पॉलिटिकल इश्यूज़, इसका जो फर्स्ट यूनिट है जिसकी चर्चा हम लोगों ने अपने पिछले क्लासेस में की थी और उसका कुछ हिस्सा बाकी रह गया था, इम्पॉर्टेंट पार्ट। चूँकि इन्वायरमेंट बहुत ही बड़ा चैप्टर है और इसको हम लोगों को देखना है, अच्छे से समझना है कि इन्वायरमेंटल इश्यूज़ क्या हैं। तो ये इन्वायरमेंट पर तीसरा क्लास है हमारा और इस क्लास में हम लोग जो रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ उसकी उपलब्धियां क्या थीं, एजेंडा 21 क्या है, इन सब की चर्चा हम लोग आज के अपने इस क्लास में करेंगे। अपने पिछले क्लासेस में हमने भारत के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रयास किए गए हैं, कानून बनाए गए हैं, पर्यावरण की संरक्षा से संबंधित, सुरक्षा से संबंधित, भारत में जो गैर सरकारी तथा स्वैच्छिक संस्थानों के द्वारा जो काम किए जाते हैं वो, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो UNEP बनाया गया, साथ ही साथ स्टॉकहोम सम्मेलन नैरोबी में जो घोषणा हुआ वो, और जो हमारा रियो पृथ्वी सम्मेलन की जो बृहद इस पर संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ उसकी चर्चा हमने की थी। आज हम लोग जो है अपने इस क्लास में अब हम जो रियो सम्मेलन पृथ्वी सम्मेलन हुआ वो सम्मेलन की उपलब्धियां क्या थीं उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो रियो में आयोजित जो शिखर सम्मेलन हुआ उसकी उपलब्धियों की अगर बात करें तो इसके द्वारा बहुत सारे काम जो है पर्यावरण के प्रदूषण से संबंधित, पर्यावरण समस्या से संबंधित, यह एक बृहद दस्तावेज था, बनाया गया था और इसमें बहुत सारे पक्षों को शामिल किया गया था। हमने अपने लास्ट क्लासेस में उसकी चर्चा की थी और इसमें इस संधि के तहत जो रियो पृथ्वी सम्मेलन हुआ उस सम्मेलन में जो संधियां हुई उस संधि के तहत ताप बढ़ाने वाले गैसों के उत्सर्जन में जलवायु परिवर्तन और समुद्र स्तर में बढ़ोतरी के खतरे को रेखांकित किया गया। जो टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग का जो कंसेप्ट था, पृथ्वी किस तरह से गर्म हो रही है और उसके गर्म होने के प्रभाव से जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं तेज़ी से और उनके कारण से उन ग्लेशियर्स के पानी के वजह से जो सी लेवल है हमारा वो जो ऊपर उठ रहा है, बढ़ोतरी हो रही है और उसकी बढ़ोतरी से जो खतरे उत्पन्न हो सकते हैं उन खतरों की चर्चा को रेखांकित किया गया कि जो भी समुद्र तटीय महानगर हैं वह उसमें डूबने के कगार पर हैं या डूब सकते हैं आने वाले दिनों में अगर इसको कम नहीं किया गया तो। इन सारी समस्याओं पर बृहद चर्चा की गई। साथ ही साथ यह भी स्पष्ट किया गया कि ऐसे गैसों का ज़्यादा मात्रा में विकसित देश ही वायुमंडल में उसको फैला रहे हैं, जो विकसित देश हैं स्पेशली, ये भी इसमें कहा गया। और एक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले देशों से आग्रह किया गया कि वे शीघ्र ही रिपोर्ट तैयार करके ऐसे उत्सर्जन को घटाने वाले क्या उपाय कर रहे हैं इसको जानकारी दे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। और यह नई संधि में भी यह भी आग्रह किया गया कि विकसित देश ऐसे उत्सर्जन को 2000 तक 1990 के स्तर में लाने का प्रयास करें। मतलब 1990 में जो स्तर था गैसों का उत्सर्जन का जो स्तर था वायुमंडल में, उस स्तर तक ले जाने के लिए एक टारगेट रखा गया कि 2000 तक उस टारगेट तक पहुंचना है। हालांकि इस लक्ष्य के लिए कोई कानून जो है अस्तित्व में नहीं लाया जा सका, सिर्फ एक घोषणा की गई
और एक राज्यों से अपील की गई कि वो ऐसा करें। इसके बाद जैव विविधता पर समझौता, जो रियो पृथ्वी सम्मेलन हुआ उसमें बायोडायवर्सिटी पर भी समझौते हुए, और इस समझौते में इस बात पर बल दिया गया कि सभी राष्ट्र अपनी सीमाओं में वनस्पति एवं जीव जंतु की विभिन्न जातियों को सुरक्षित रखें। समझौते में यह भी कहा गया कि विकसित देश जो हैं ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी, जिसको शॉर्ट में GEF कहते हैं, में उपलब्ध फंड की सहायता से विकासशील देशों को जैव विविधता की रक्षा करने के लिए प्रेरित करेंगे। इसके बाद जो एक महत्वपूर्ण जो चीज़ इसमें बताया गया वो था एजेंडा 21। और एजेंडा 21 एक बहुत बड़ा बृहद जो है वो दस्तावेज था, और इस दस्तावेज के अंतर्गत जो है समुद्र तापमान, जैव विविधता, उसके बाद के बारे में चर्चा की गई और ऐसे तरीके बताए गए जिससे कि पर्यावरण संरक्षण कैसे किया जाए या विकास कैसे हो सकता है, इसकी भी चर्चा एजेंडा 21 में की गई। और एजेंडा 21 यह जो है 800 पृष्ठों का एक बहुत ही बृहद दस्तावेज है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और इसमें संतुलित विकास के उपायों को रेखांकित किया गया है। और एजेंडा 21 में 40 अध्याय हैं जिनमें समुद्र तापमान, जैव विविधता पर चर्चा की गई है तथा ऐसे रास्ते सुझाए गए हैं जिसमें पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करते हुए विकास संभव हो सके। और एजेंडा 21 में विस्तार से सिफारिश की गई है कि रहन सहन के उन तरीकों को बदला जाए जिनका पर्यावरण पर बोझ पड़ता है और मानव स्वास्थ्य पर भी जिसका बुरा असर पड़ता है। और इसमें आगे कदम उठाने के लिए क्षेत्रों को चुना गया और उनमें शामिल है वायुमंडल की रक्षा, जंगलों को उजाड़ने से बचाना, मिट्टी का कटाव को रोकना, मरुस्थलीकरण, वायु तथा जल प्रदूषण का नियंत्रण, मछलियों के जमाव में कमी तथा जहरीले छीजन का सुरक्षित निपटाना। एजेंडा 21 विकास की उन प्रणालियों पर भी उंगली उठाई गई एजेंडा 21 में जो पर्यावरण पर दबाव डालती हैं, और इसमें विकासशील देशों में गरीबी और बाहरी कर्जे, औद्योगिकृत देशों में उत्पादन और खपत के अनुचित स्तर, जनसंख्या के दबाव और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की चरमरता जो ढांचा है वो भी जो है चरमराता जो ढांचा है वह भी जो है इसमें शामिल है। तो इस तरह से हम देखें तो जो एजेंडा 21 जो है वो काफ़ी एक ब्रॉड और विस्तृत जो है योजना थी, और इसके द्वारा जो है बहुत सारे काम किए गए। इसके अंतर्गत सतत विकास आयोग बनाया गया है, और यह आयोग महासभा में आर्थिक सामाजिक परिषद के अधीन स्थापित किया गया, और इसकी स्थापना सरकारों, उद्योगों तथा अन्य संस्थानों द्वारा एजेंडा 21 के जो कार्य थे, क्रियान्वयन है, पर निगरानी रखने के लिए ये सतत विकास आयोग की स्थापना जो है यूकोसॉक के अंतर्गत की गई। उसके बाद तीसरी दुनिया को मदद, पृथ्वी सम्मेलन सचिवालय ने एजेंडा 21 को क्रियान्वित करने के लिए 350 खरब पौंड वार्षिक जो खर्च है उसका अनुमान लगाया, और जिसमें से 70 खरब पौंड विकासशील देशों को अनुदान के रूप में दिए जाएं और 30 खरब पौंड पहले से ही विकसित देश
विकासशील देशों को देते रहे थे। 40 खरब पाउंड की सहायता की उम्मीद G77 के जो देशों को थी, परंतु जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा आदि ने थोड़े से खरब पाउंड की घोषणा ही की थी इस घोषणा पत्र में। और इसके बाद जो रियो सम्मेलन के जो उत्तर दक्षिण मतभेद भी उत्पन्न हुआ, इसमें उत्तर दक्षिण जो मतभेद था यह भी देखने को मिला रियो सम्मेलन में। तो रियो सम्मेलन में पर्यावरण असंतुलन को कम करने के लिए अमीर उत्तर और गरीब दक्षिण देशों में मतभेद भी उभर कर सामने आया। और दक्षिण गुट का विचार था कि उत्तर ने अपने विकास के लिए पर्यावरण का असंतुलित शोषण किया है तथा दुनिया में प्रदूषण को बढ़ाया है। इसलिए पर्यावरण को संतुलित करने तथा प्रदूषण को कम करने के लिए खर्चा दक्षिण को उठाना चाहिए। मतलब जितने भी एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका या दक्षिण के जो देश हैं उनको उठाना चाहिए। परंतु सम्मेलन में दक्षिण देशों ने प्रदूषण पर चिंता तो व्यक्त की, परंतु किसी भी दशा में विभिन्न संधियों में वर्णित ऐसे प्रस्तावों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुए जिनसे उनकी जीवन शैली को परिवर्तित होने से खतरा था। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने जैव विविधता तथा जलवायु परिवर्तन संधियों पर हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि उसने अमेरिका के उद्योग, व्यवसाय एवं जीवन शैली परिवर्तित होने का खतरा था। और जैव विविधता संधि पर जून 1992 में 153 देशों ने पृथ्वी सम्मेलन में हस्ताक्षर किए और यह संधि 29 दिसंबर 1993 तक से प्रभावी हो गई है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र पृथ्वी शिखर सम्मेलन न्यूयॉर्क में जो हुआ 1997 में, 1992 के बाद 1997 में, तो यह सम्मेलन 1992 में रियो पृथ्वी सम्मेलन के लिए निर्णयों के प्रगति, जो भी निर्णय 1992 के रियो पृथ्वी सम्मेलन में लिए गए थे, संधियाँ की गई थी, तो उनको कितनी प्रगति पे हैं, कितना उनको लागू किया गया, इन सबों के मूल्यांकन करने के लिए 23 से 27 जून 1997 न्यूयॉर्क में हुआ था। और इसमें 170 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इनमें वनों, प्रजातियों तथा मत्स्य संग्रह की कमी पर चिंता व्यक्त की गई और विकासशील राष्ट्रों ने विकसित राष्ट्रों से मिलने वाली कम सहायता पर रोना रोया, उसकी बात कही और यह सम्मेलन बिना किसी ठोस निष्कर्ष के ही समाप्त हो गया। इसके बाद जो अगला सम्मेलन हुआ, ग्लोबल वार्मिंग पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन दिसंबर 1997 में। पृथ्वी को बढ़ते हुए तापमान से बचाने के लिए दिसंबर 1997 में जापान के क्योटो नगर में यह सम्मेलन हुआ और विश्व पर्यावरण सम्मेलन तथा ग्रीन हाउस सम्मेलन नामक इस सम्मेलन में वातावरण को गर्म करने वाली गैसों जो उत्सर्जन जो था उसको नियंत्रित करने के लिए, यद्यपि सभी राष्ट्र जो हैं वो सम्मिलित इसमें सहमत नहीं थे, परंतु इसकी सीमा का निर्धारण भी निश्चित नहीं हो पाया। सहमत तो थे इसके लिए, लेकिन उसमें किस राष्ट्र को कितना उत्सर्जन करना है इस पर कोई सहमति नहीं बन पाई। कम करने की बात तो सभी देशों ने स्वीकार की इस सम्मेलन में, लेकिन उसका निर्धारण नहीं हो पाया। और ये उल्लेखनीय है कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस का उत्सर्जन पृथ्वी की हरियाली के लिए, वनों, कृषि तथा सामान्यतया पूरे जीवन के लिए एक भारी खतरा है और यह एक भारी विसंगति है, किंतु वैज्ञानिक तौर पर इन दोनों के बीच में अनुनाश्रित संबंध दिखाई देता है। और ठीक परिणाम में तो कार्बन
डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड आदि ग्रीन हाउस गैसेस की उपस्थिति जीवन और जलवायु की स्थिरता के लिए आवश्यक है। जब ये ग्रीन हाउस गैस अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाते हैं तो पृथ्वी गर्म हो जाती है और इससे जलवायु में बदलाव आ जाता है और समुद्रों के जल स्तर में बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्रों से बर्फ पिघलने लगेगी। कृषि और पेड़ पौधों पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। सूखा तथा अति वर्षा की संभावना हो सकती है तथा अनेक रोग बढ़ सकते हैं। इसलिए इन गैसों का वायुमंडल में अनुचित मात्रा में एकत्र होने की जो समस्या का जो जड़ है, मतलब उसका जड़ जो है अनुचित मात्रा में इन गैसों का उपलब्ध होना। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, इनका अधिक मात्रा में इकट्ठित हो जाना है। और इसलिए इस स्थिति की जिम्मेदारी उन देशों पर है जिनके प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की दर बहुत लंबी है। सम्मेलन में विकसित और विकासशील देशों में मतभेद उभर कर सामने आए और विकासशील देशों ने इसके लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि वह ग्रीन हाउस उत्सर्जन करने वाला सबसे प्रमुख देश था। और विचार विमर्श के उपरांत एक समझौते के अनुसार विभिन्न औद्योगिक राष्ट्रों के लिए उत्सर्जन की मात्रा अलग अलग कटौती करना निश्चित हुआ और इसके अनुसार 2008 से 2012 के बीच कटौती इस प्रकार होनी चाहिए या होगी, जैसे अमेरिका 7%, यूरोपीय संघ 8%, जापान 6%, 6% और अन्य जो हैं 21% जो है औद्योगिक राष्ट्र भी इसी प्रकार कटौती करेंगे। और उत्सर्जन नियंत्रण सभी 6 ग्रीन गैसों पर लागू होगा, परंतु उत्सर्जन नियंत्रण की प्रक्रिया पर कोई निर्णय नहीं हुआ। और इसके बाद हुआ जोहान्सबर्ग पृथ्वी सम्मेलन जोहान्सबर्ग में, और अगस्त सितंबर 2002 में सतत विकास को लेकर हो रहे पृथ्वी सम्मेलन में इस बात पर सहमति बनी कि मौसम के परिवर्तनों को रोकने के लिए हर स्तर पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन गरीब देशों की मांग पर गतिरोध जो है वो कायम रहा। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच करीबन 10,000 लोगों ने इस सम्मेलन स्थल के बाहर प्रदर्शन करके गरीब देशों के प्रति भेदभाव को लेकर विरोध व्यक्त किया। और क्योटो संधि के समर्थन में मंत्रियों ने एक घोषणा पत्र पर भी सहमति जताई। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थाबो म्बेकी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कोई वजह नहीं है कि गरीब ताउम्र गरीब ही रहने चाहिए और अब कार्रवाई का समय आ गया है। सम्मेलन में पहले पहुंचने वाले नेताओं में से एक जिम्बाब्वे के रॉबर्ट मुगाबे ने कहा कि वह अपनी इन नीतियों का बचाव करेंगे जिनकी वजह से जिम्बाब्वे पर प्रतिबंध लगा है। वार्ताकारों के बीच मतभेद कम करने की कोशिश जारी रही और यह विवाद मूलतः अमीर तथा गरीब देशों के बीच बना रहा और करीबन 200 देशों के प्रतिनिधि इस मामले से जूझते रहे। दक्षिण अफ्रीका के पर्यावरण मंत्री बाली मूसा ने बताया कि सारे समझौते अब पूरे होने के कगार पे हैं। गरीब देश अमीरों से और अधिक सहायता राशि चाहते थे, जबकि अमीर इसके बदले भ्रष्टाचार युक्त व्यवस्था और लोकतंत्र का यकीन चाहते थे। विकासशील देश की मांग थी कि विकसित देश अपने किसानों को सब्सिडी में कटौती करें और इस पर भी गतिरोध बरकरार रहा। मौसम में परिवर्तन के मुद्दे पर यूरोपीय संघ और अमेरिका में गतिरोध बना हुआ था, लेकिन 31 अगस्त 2002 को इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई और कुछ देशों ने 71 पृष्ठों वाली कार्य योजना के प्रारूप में क्योटो संधि पारित करने की जरूरत पर बल दिया, लेकिन अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने इस पर हस्ताक्षर करने से इनकार करके
ये जो सम्मेलन था उसके राह में रोड़ा एक तरह से बाधा उत्पन्न की। और 31 अगस्त 2002 को जिस मसौदे पर सहमति हुई उसमें चिंता व्यक्त की गई कि सभी देश, खासकर विकासशील देश, मौसम में परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों से जूझ रहे हैं। और इस वक्तव्य में कहा गया कि जिन देशों में ने क्योटो संधि की पुष्टि कर दी है वे उन देशों से अपील करें कि वे समय पर इसको पुष्टि कर दें और इसके लिए हस्ताक्षर काम जो है वो ज़रूरी है। और डेनमार्क के पर्यावरण मंत्री हैंस क्रिस्टियान सिम्स ने बताया कि क्योटो संधि पर सहमति बन गई है और इस संधि के मुताबिक विकसित देशों को ग्रीन हाउस के उत्सर्जन में कमी करने के लिए कहा गया है और इन गैसों की वजह से पृथ्वी के वातावरण का तापमान बढ़ रहा है। और विभिन्न गैर सरकारी क्योटो पर बनी इस सहमति का सावधानीपूर्वक स्वागत किया गया। और इससे पहले रूस द्वारा क्योटो संधि की पुष्टि से इनकार की धमकी की पुष्टि सम्मेलन में हिस्सा ले रहे मौसम विशेषज्ञों के जरिए नहीं हो सकी। और गत वर्ष वान में क्योटो संधि को अंतिम रूप देने में मदद देने वाले जर्मनी के पर्यावरण मंत्री जुएगेन ट्रिपिन ने कहा कि उनके पास मौजूदा सूचना के मुताबिक अक्टूबर में संसद में पारित होने के बाद रूस क्योटो की पुष्टि कर देगा। और संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक अब तक 89 देश इसकी पुष्टि कर चुके हैं। अमेरिका, जापान और कुछ अन्य विकसित देश चाहते हैं कि उन पर कोई भी समयबद्ध कार्यक्रम ना थोपा जाए, जबकि यूरोपीय संघ का यह मानना है कि समय बनाकर कार्यक्रम चलाए जाएं। संघ चाहता था कि दुनिया 2010 तक सतत ऊर्जा स्रोतों में 15% तक ऊर्जा लेने का लक्ष्य रखे, लेकिन इस पर सहमति नहीं बन सकी। संयुक्त राष्ट्र अधिकारियों के अनुसार जिन मामलों पर सहमति नहीं बन सकी उसमें सतत ऊर्जा, व्यापार, वित्त एवं वैश्वीकरण, गरीबों के लिए स्वच्छता, उत्पादन एवं खपत के लिए टिकाऊ तरीके, प्राकृतिक संसाधन और जैव विविधता आदि प्रमुख हैं। क्योटो जलवायु संधि सक्रिय रूप से प्रभावी हुई और ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी लाने से संबंधित विवादित क्योटो संबंधी से जुड़े नियमों को यहाँ संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में स्वीकार किए जाने के बाद अब यह संधि सक्रिय रूप से प्रभाव में आ गई है। और इस संधि के लागू होने के बाद 40 धनी देशों को तापमान बढ़ाने वाले ग्रीन हाउस उत्सर्जन पर 2012 तक काबू पाना होगा। और मैट्रियल सम्मेलन में बुधवार को 34 देशों ने एकमत होकर इस नियम को मंजूरी दी और इसमें अमेरिका नहीं है शामिल। सम्मेलन के अध्यक्ष तथा कनाडा के पर्यावरण मंत्री स्टीफन डियोन ने कहा, क्योटो संधि अब सक्रिय रूप से प्रभाव में है। यह एक ऐतिहासिक कदम है। इस संधि पर 34 देश वर्ष 2012 तक वैश्विक तापमान को बढ़ाने वाले गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने पर सहमत हुए हैं और उत्सर्जन कम करने के लिए मॉन्ट्रियल सम्मेलन प्रारंभिक योजना इसकी बनाने का प्रयास कर रहा है। जलवायु परिवर्तन पर कोपेनहेग सम्मेलन कोई बाध्यकारी समझौता नहीं था। कोपेनहेग सम्मेलन जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का बहुप्रतीक्षित सम्मेलन UNFCCC या COP15 डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में 7 से 18 दिसंबर 2009 को संपन्न हुआ और क्योटो संधि जिसकी अवधि 2012 में समाप्त होने को है के स्थान पर किसी नए समझौते के लिए इस सम्मेलन का आयोजन
संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में किया गया और 192 देशों के प्रतिनिधियों ने जलवायु परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा कर प्रदूषणकारी गैसों के उत्सर्जन पर अंकुश लगाने के लिए एक सर्वसम्मत समझौते पर पहुंचने का प्रयास 12 दिन चले इस सम्मेलन में किए, किंतु उसमें वे नाकामयाब रहे और क्योटो सम्मेलन को ही बरकरार रखने से लेकर कुछ अन्य प्रस्तावों पर चर्चा इस सम्मेलन में की गई, किंतु सर्वसम्मत समझौते पर नहीं पहुंचा जा सका और क्योटो समझौतों में विकसित देशों के लिए उत्सर्जन कटौती की जो बाध्यता निर्धारित की गई थी, जबकि विकासशील देशों के लिए कोई बाध्यता नहीं थी। विकासशील देशों के लिए ऐसी किसी भी बाध्यता को कोपेनहेगन में भी भारत ने पुनर्जोर से विरोध किया और 18 दिसंबर को सम्मेलन के अंतिम दिन देर रात एक गैर बाध्यकारी कोपेनहेगन समझौते कोपेनहेगन एकॉर्ड स्वीकार किया गया और अमेरिका और बेसिक जो कंट्री थे ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया और चाइना देशों के बीच अंतिम क्षणों की बातचीत के बाद स्वीकार किए गए इस समझौते को सर्वसम्मत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अनेक राष्ट्रों ने इसका पुनर्जोर विरोध किया था। इसके बाद 21वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र संघ का 21वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP21 21st सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑन द पार्टीज ऑफ UNFCCC फ्रांस की राजधानी पेरिस के उत्तरी शहर बुर्जेट में आयोजित की गई और इसी के साथ क्योटो संधि से जुड़े पक्षकार की 11वीं बैठक CMP11 भी हुई और 30 नवंबर से शुरू इस सम्मेलन को 11 दिसंबर 2015 को ही संपन्न होना था, लेकिन मसौदे के समझौते पर सार्वभौमिक स्वीकृति न होने की वजह से सम्मेलन को 12 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया और सम्मेलन में दुनिया के 195 पक्षकारों के साथ साथ 122 देशों के राष्ट्र प्रमुख, 147 देशों के नेता और 25,000 सरकारी प्रतिनिधियों सहित करीब 50,000 राजनीतिज्ञ, राजनयिक, जलवायु कार्यकर्ता, मीडिया कर्मी तथा विभिन्न वैश्विक संस्थानों तथा गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया और संख्यात्मक दृष्टि से यह सम्मेलन जो था वर्ष 2009 में हुए कोपेनहेगन सम्मेलन से बहुत ही बड़ा था और फ्रांस के विदेश मंत्री लॉरेंट फैबियस ने सम्मेलन की अध्यक्षता की और ग्लोबल वार्मिंग को औद्योगिक क्रांति के पहले स्तर अधिकतम 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने के लिए कार्य योजना पर सर्वसहमति जो है कई उतार चढ़ावों के बाद इस सम्मेलन में बन सकी और यह सम्मेलन 11 नवंबर के लिए ही पूर्व निर्धारित था, किंतु अंतिम सहमति के लिए एक दिन 12 नवंबर तक बढ़ाया गया और ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस नीचे रखने के लिए संभव हुआ और इसमें 1.5% तक सीमित करने का प्रयास जो होगा किया जाएगा, ऐसा कहा गया। उत्सर्जन में कमी के लिए विकसित देश विकासशील देशों को कोष उपलब्ध कराएंगे और इसके लिए प्रति वर्ष 100 अरब डॉलर की मदद की प्रतिबद्धता 31 पृष्ठों वाले अंतिम समझौते में जताई गई है। सम्मेलन में यह सहमति भी बनी है कि सभी देश उत्सर्जन के स्तर को विकसित देशों के उत्सर्जन के स्तर तक ले जाने के लिए प्रयास करेंगे और इसके लिए वित्तीय सहायता विकसित देशों द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी और यह भी सुनिश्चित किया गया कि इस शताब्दी के दूसरे उत्तरार्ध में शुद्ध ग्रीन हाउस उत्सर्जन शून्य होगा और इसमें भी विकसित देशों को अन्य देशों की तुलना में ज़्यादा प्रयास करने होंगे और स्वच्छ ईंधन
की दिशा में आगे बढ़ने के लिए विकसित देश, विकासशील देश में गरीबी समाप्त करने की दिशा में काम करेंगे और यह समझौता कम से कम 55 देशों जो ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम से कम 55% जो है उत्सर्जन करते हैं के लिए अनुमोदन के पश्चात पेरिस समझौते बाध्यकारी होगा तथा 2020 तक इसे क्रियान्वित किया जाएगा और तापमान के लक्ष्य के अनुरूप रखने के लिए प्रति 5 वर्ष पश्चात इसका आकलन भी किया जाएगा और इस तरह से पर्यावरण को जो है सुरक्षित रखने के लिए जो प्रयास किए गए हैं उसकी चर्चा हमने देखी कि किस तरह से समझौते में विकसित और विकासशील देश, गरीब और अमीर देशों के बीच टकराव होने के बावजूद कुछ चीज़ों को पर आगे बढ़ने की सहमति बन पाई है और ग्रीन हाउस जो गैस है, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव गैस है, उसको कम करने के लिए, कार्बन की मात्रा को कम करने के लिए संकल्प लिया गया है और आई होप ये देश, जितने देश हैं, इसको पूरा कर सकें और जो नीतियाँ, पॉलिसियाँ इसमें बनाई गई हैं उसको सही ढंग से अपने अपने देश में कानून बनाकर लागू कर सकें, जिससे कि हम पृथ्वी के बढ़ते हुए तापमान को रोका जा सके, ग्रीन हाउस गैसेस जो अत्यधिक मात्रा में उनका संग्रहण हो रहा है उसको कम कर सकें, पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचा सकें और इस तरह से आने वाले विपत्तियां जो हैं, पर्यावरण संबंधी समस्याएं जो हैं उसको दूर किया जा सके और इसमें जो एजेंडा 21 को पूरी तरह से लागू किया जा सके, या पृथ्वी सम्मेलन में हुए जितने भी बातें थे उसको लागू किया जा सके, या कोपेनहेगन में जो सम्मेलन हुआ और क्योटो सम्मेलन जो था उन सब को में जो बातें कही गई उसको सारे देश मान सकें, लागू कर सकें, ऐसी आशा व्यक्त की जाती है। ऐसा आशा उन सभी देशों से की जाती है कि वो जो है अपने संकल्पित जो समझौते हैं उसको माने और उस पर अमल करें और इस तरह से पृथ्वी को हम लोग पर्यावरण के प्रदूषण से या पर्यावरणीय समस्याओं से हम बचा सकते हैं और मानव जाति या संपूर्ण जो जीव जंतु या मनुष्य, सब पौधे हैं, उन सभी को जो है वो बचाया जा सके और इसको अच्छी तरह से इन समझौतों को सभी देश मानकर अपने देश में लागू करें, ऐसी आशा व्यक्त की गई है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे संगठन हैं, विश्व पर्यावरण संरक्षण के संवर्धन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन और एजेंसियां हैं जो काम करती है, उसकी भी चर्चा हम लोग थोड़ा सा करेंगे। जैसे कि अर्थ स्कैन, ये 1976 में स्थापित एक पर्यावरणीय मुद्दाओं पर मौलिक लेखों को तैयार कर समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं के रूप में विकासशील देशों में बेच देती हैं। उसके बाद दूसरा है पर्यावरण परिरक्षण एजेंसी, या 1970 में अस्तित्व में आई, अब संयुक्त राज्य सरकार की स्वतंत्र एजेंसी है और पर्यावरण का परीक्षण, वायु, जल, ठोस अपशिष्ट, विकिरण, कीटनाशकों, शोर इत्यादि का अध्ययन करती है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र यह एजेंसी पर्यावरणीय मॉनिटरिंग के लिए बनाई गई है, परिरक्षण का कार्य करती है और 1972 में स्थापित किया गया इसको, और इसका जो दायित्व है वो पर्यावरण के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय रूपरेखा को तैयार करना एवं उन्हें सूचीबद्ध करना है। इसके बाद है पृथ्वी रक्षा कार्यक्रम, UNEP के समन्वयात्मक संबंध रखने के अर्थ में विश्वव्यापी कार्यक्रम तथा मानवीय पर्यावरण पर घोषणा के अंतर्गत 1972 में स्थापित की गई है। उसके बाद पृथ्वी परियोजना, UNEP के साथ मिलकर नवयुवकों को शिक्षित तथा जागरूक करना इसका अभिष्ट काम है और यह परियोजना का प्रतिनिधित्व श्री रॉबर्ट स्वान ने नवयुवकों के लिए किया था। इसके बाद है पृथ्वी यात्रा, पृथ्वी यात्रा कार्यक्रम से जुड़े नवयुवकों के लिए सृजित यह भी
यूएनईपी का एक सहयोगी अंग है। इसके बाद मानव तथा जलवायु जीवमंडल कार्यक्रम, यह कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय जैविक कार्यक्रम का परिणाम है। और मैब प्रथमतः यूनेस्को द्वारा 1971 में स्थापित हुआ और इसके अंतर्गत 14 परियोजनाएं क्षेत्र आती हैं। इसके बाद है पर्यावरण तथा विकास विश्व आयोग, 1984 में स्थापित किया गया और इस आयोग में 23 सदस्यों का प्रावधान है और यूएन जनरल सभा के 1983 के अनुगमन पर कठिन पर्यावरण तथा विकास मुद्दों के पुनः निरीक्षण के लिए तथा उनके लिए प्रस्ताव सूत्रबद्ध करने हेतु इसका गठन किया गया है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संकटापन्न व्यक्ति पर अधिवेशन, यह अंतर्राष्ट्रीय सभास्थल है। इसके अनुबंध हेतु सभी देश के लिए सदस्यता जो है वो खुली रहती है। उसके बाद ह्यूमन एक्सपोजर असेसमेंट लोकेशन, यह परियोजना विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्वास्थ्य संबंधी मॉनिटरिंग कार्यक्रम के साथ समन्वय करके काम करता है और इसके 3 घटक हैं: वायु मॉनिटरिंग, जल उष्णता मॉनिटरिंग तथा खाद्य दूषण मॉनिटरिंग। ये 3 तरह के काम जो है यह करती है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वह है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सलाहकार संगठन और यह बड़े समुद्रों के जहाज़ों के प्रचालन को समुद्री जल की दृष्टि से संचालित हो रहे हैं कि नहीं उसको देखना है, मॉनिटरिंग करना है। नेक्स्ट, दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम, हाल ही में स्थापित। इसका उद्देश्य पर्यावरणीय मुद्दों पर पेशेवर ज्ञान और विशेषज्ञों के आदान प्रदान के हैं और इसके सदस्य देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, ईरान तथा पाकिस्तान तथा श्रीलंका हैं। इसके बाद इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ इंसेंटिव यूनिसेफ, यह एक गैर सरकारी संगठन है जो पेरिस में स्थित है। इसके बाद प्रकृति तथा प्राकृतिक संपदाओं के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय संघ, यह मोर्जेस स्विट्जरलैंड में स्थापित है और यह संघ वैज्ञानिक रूप से आधारित संरक्षण तरीकों को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट, यूरोपीय आर्थिक समुदाय 12 यूरोपीय देशों का समुदाय है और इसमें पर्यावरण सुधार और प्राकृतिक संपदाओं के संरक्षण के लिए मिलकर तालमेल बैठाकर निपुणता से काम करने के लिए नीतिगत ढांचे को बनाना है तथा उन्हें क्रियान्वित करने के लिए कार्यक्रम जो है वो इसके द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को, जिसमें 1995 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र संघ की यह एक स्पेशल एजेंसी है और स्वतंत्र एजेंसी के रूप में है, स्वतंत्र रूप में है और साथ ही अन्य एजेंसियां यथा यूएनईपी के साथ मिलकर पर्यावरणीय गुणवत्ता, मानवीय बस्तियों, पर्यावरणीय इंजीनियरों को प्रशिक्षण तथा पर्यावरण से संबंधित अन्य सामाजिक सांस्कृतिक क्रियाओं को बढ़ावा देने का काम इसके द्वारा जो है किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि विश्व स्तर पर बहुत सारे ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन या एजेंसियां हैं जो पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए कार्यरत हैं, विभिन्न अलग अलग देशों में कार्यरत हैं, कहीं सम्मिलित रूप में तो कहीं इंडिपेंडेंटली। ये एजेंसियां जो हैं पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और यह आशा की जाती है कि एक दिन हम लोग जो हमारा पर्यावरण है उसको हम बचा सकें और अपने साथ साथ अपने आने वाले भावी पीढ़ी के लिए भी उसको हम सुरक्षित रख सकें ताकि उसका उपयोग हमारे आने वाले पीढ़ी भी कर सकें। और इस तरह से ये सारे राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए जो है लगातार प्रयास हो रहे हैं, सम्मेलनों के माध्यम से, सेमिनारों के माध्यम से, संधियों के माध्यम से। और
यह पर्यावरण चूँकि सभी से जुड़ा हुआ है, सभी व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, सभी देश से जुड़ा हुआ है, तो हम सभी को इसको सुरक्षित करने के लिए प्रयासरत होना होगा, और तभी हम जाकर जो है पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं। और इसको सुरक्षित करने के जो तरीके बताए गए हैं उसके माध्यम से लोगों को अवेयर करके हम इसको अपने भावी पीढ़ी के लिए भी सुरक्षित बचाकर रख सकते हैं। तो ये था हम लोग का क्लास, जिस पर हम लोगों ने चर्चा की जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं वो क्या हैं, पर्यावरण क्या है, पर्यावरण से संबंधित समस्याएं क्या होती हैं, प्रदूषण क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन के बारे में हमने पढ़ा, पॉल्यूशन होने के कारण क्या है, कारक फैक्टर्स क्या हैं उसको हमने पढ़ा। इसके बाद हमने भारत के द्वारा जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए गए हैं पर्यावरण से संबंधित, उसके अभिवृद्धि से संबंधित, जिसमें भारत में बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय जो ऑर्गेनाइजेशन हैं या जो एजेंसियां हैं, NGOs हैं, या जो स्पेशल एजेंसियां हैं यहाँ पे, उनके द्वारा काम हमने देखा। भारत सरकार द्वारा जो अधिनियम बनाए गए हैं पर्यावरण से संबंधित संरक्षित रखने के लिए, बहुत सारे टाइम टू टाइम पे अधिनियम बनाए गए, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी क्या भूमिका रही, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन बहुत सारे UNO के अंतर्गत जो भी सम्मेलन हुए, चाहे वो पृथ्वी सम्मेलन हो, क्वेटर सम्मेलन हो, नैरोबी का हो, या रियो द जेनेरी का जो सम्मेलन हो, या कोपेनहेगन का सम्मेलन हो, तो इन सभी सम्मेलनों में भारत की जो है भूमिका जो है हमेशा रही है, और भारत जो है पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए अपने स्तर से वो प्रयास कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। इसके बाद हम लोग कुछ प्रश्न जो इससे आ सकते हैं या बनते हैं, जैसे कि पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, और पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत द्वारा किए गए प्रयासों की चर्चा करें, या पर्यावरण से आप क्या समझते हैं उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो प्रयास किए गए हैं कोपेनहेगन के बाद से उनकी चर्चा करें, या रियो पृथ्वी सम्मेलन पर एक लेख लिखें, ऐसा भी आ सकता है। उसके बाद क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पर्यावरण प्रदूषण क्या है, प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, तथा इसको प्रदूषित करने वाले कारकों की चर्चा करें। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए मैंने अपने क्लास में चर्चा की है, आप उसको ध्यान से सुने, क्योंकि ये 15वां पेपर का फर्स्ट यूनिट था और काफ़ी बड़ा पेपर था, और इसके लिए मैंने 3 वीडियो अपलोड किए हैं इसको लेकर। तो उसमें सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, एग्ज़ाम्स में आते हैं। और ऐसे भी मैंने जैसा शुरू के क्लास में बताया था कि इन्वायरमेंट जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके PG एग्ज़ाम के लिए तो हैं ही, साथ ही साथ आगे जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे ग्रीन हाउसेस कौन से हैं, कौन से गैसेस से कौन सी बीमारियां होती हैं। जब मैंने फर्स्ट क्लास में चर्चा की थी कि प्रदूषण की, उसमें मैंने बताया था। तो वो सारे चीज़ जो हैं, कौन से सम्मेलन क्या चीज़ से रिलेटेड था, तो ये सब जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो आप उसे ध्यान से सुने और सुनकर अपना नोट्स बना लें, और अगर कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने प्रश्न डालें, ताकि उसकी चर्चा हम लोग कर सकें, उस डाउट्स को क्लियर कर सकें। आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।